Welcome to the channel. In this lecture, we are going to do electromagnetic waves, lecture 2. Okay, so in this chapter, we are going to cover the electromagnetic spectrum, points to point, and the summary because rest of all the topics we have done in the lecture 1. So let's get started with this topic 8.4. Okay, सो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है. इसमें हम लोग डिफरेंट वेव्स के बारे में देखने वाले हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ से डिफरेंशिएट होता है. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस एनसीईआरटी टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन विल गेट अंडरस्टैंडिंग क्या बोलना चाहता है. एट द टाइम ऑफ मैक्सवेल प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम दे आर हैविंग द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸. ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ होता है. नाउ द ओनली फैमिलियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द विजुअल लाइट वेव्स, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं. और विजुअल में मेनली होता कौन है? विजुअल में मेनली होता है विव ग्योर. ठीक है, जैसे तुम V से R की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पे इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और जहाँ वेवलेंथ इंक्रीज होगी वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. ठीक है, और ये R जो है दैट स्टैंड फॉर रेड, V फॉर वॉयलेट, I इंडिको, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो एंड O दैट इज ऑरेंज. ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ UV एंड इंफ्रा वेव्स आर बेयरली एस्टैब्लिश्ड, यानी कि इसको हम लोग बेयरली बोल सकते हैं कि हाँ इनका होता है, बट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट बिकॉज UV तो मेनली सनलाइट की से भी आती है और जिसकी वजह से डिफरेंट क्रीम्स भी अप्लाई होते हैं बिकॉज दिस आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स अगर ये एक्स्ट्रा एक्सपोज हो जाए. ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ द 19th century एक्सरे एंड गामा रेस हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड. और इनकी सबकी डिस्कवरी कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे इनकी प्रेजेंस का पता चलता है, वो सब अभी हम देखने वाले हैं. वी now know that electromagnetic waves, this includes the visible light waves, x-ray, gamma, radio, micro, ultraviolet and the infrared rays. इसको मैं बताता हूँ तुम कैसे याद कर सकते हो. पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं. The classification of EM waves according to the frequency of the electromagnetic spectrum, ऐसा हम इनको डिफाइन करते हैं. ठीक है, now there is no sub division between one kind of wave and the next. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 5000 एंगस्ट्रॉम पे वो जो मिलता है वेव 5010 एंगस्ट्रॉम पे दूसरा वाला मिलने लगेगा, या फिर 4000 पे कोई तीसरा मिल रहा होगा. ऐसा तुम क्लियर कट बाउंड्रीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो. ठीक है, बट मेनली एक रेंज होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं. द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड रफली ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड और डिटेक्टेड, एंड उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज जो भी है. तो यहाँ पे उसके ग्राफ को दे रखा है. ठीक है, तब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैसे इनके ग्राफ को दे रखा है. ठीक है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और ये जो चीज़ें इनके विजुअल रेस को बता रही हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज और इनके वेवलेंथ को भी डिस्क्राइब किया गया. और ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी शो कर रहा है, जैसे कि लॉन्ग रेडियो वेव है, टेलीविज़न, FM रेडियो, किस वेव पे कौन सा चीज़ वर्क कर रहा है, माइक्रोवेव किस पे वर्क कर रहा है. एंड मेनली यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है ना कि माइक्रोवेव किसके बीच में वर्क कर रहा है और तुम बोलो कि नहीं 10⁻10 से लेके 10⁻12. ठीक, ये बस एक नॉर्मल से रिप्रेजेंटेशन है जिससे तुम फाइंड आउट कर सकते हो इनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को. सो लेट मी टेल यू, तुम एक निमोनिक्स तरीके से याद कर सकते हो. ठीक है, रेडियो डाला माइक्रोवेव में, ठीक है, हो गया रेड, रेड से तुम इंफ्रारेड बोलना, दिखने लगा विजिबल, और फिर कहना UV X Y Z, Y से गामा रे, X से एक्स रे, UV से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल. देखो अब कैसे याद करना. रेडियो डाला माइक्रोवेव में, हो गया रेड, दिखने लगा विजिबल, UV X Y Z. तो रेडियो को अगर तुम किसी माइक्रोवेव में डालते हो, तुम खुद से ऐसे सोचो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा जल के, और वो फिर दिखने लगेगा कि रेड हो रहा है. तो ऐसे करके तुम निमोनिक्स को याद कर सकते हो. ठीक है, ओके, तो ये तुमने समझ लिया कैसे निमोनिक्स को याद करना है. नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन द रेडियो वेव्स. ये एक टॉपिक है. ठीक है, तो तुम ये कैसे याद कर सकते हो कि तुम जब रेडियो से गामा की तरफ बढ़ोगे ना, बीच में उनके सब है, जैसे रेडियो डाला माइक्रोवेव में, हो गया रेड, दैट इज इंफ्रारेड, विजिबल रे, दिखने लगा, UV X Y Z. तब तुम जब इधर से रेडियो से लेकर गामा की तरफ जाओगे तो तुम कहोगे कि यहाँ पे इनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीजेस. और तुम कहना इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ से लेके गामा की तरफ वो इंक्रीज करती है. ओके, तो ये एक तरीका है, तुम इसको याद कर सकते हो. ओके, रेडियो से गामा की तरफ इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज करती है. तो लेट्स सी, यहाँ पे देखना. चलो तुम पहले, मैंने ये जो बताया ना तुम्हें, पहले उसको समझ लो. ठीक है, यहाँ पे इसके टेबल को दे रखा है. अब यहाँ पे देखो तुम इनकी वेवलेंथ के साथ क्या हो रहा है. तो मैंने क्या बोला था, इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है. तो रेडियो पे 0.1 मीटर इनकी वेवलेंथ है, वहीं गामा पे 10⁻³ नैनोमीटर्स में. ठीक है,
नैनोमीटर, 10⁻⁹, तो कितना डिसेंट इसमें डिक्रीज दिख रहा है, अच्छा खासा। अब इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे रेडियो का प्रोडक्शन होता है विद द रैपिड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, ठीक है। तो ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है और इसको डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर्स एरियल्स हैं, ठीक है। ये रेडियो का मैंने बताया। अब रेडियो टॉपिक को देख लो क्या है, ठीक है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स, और वहां पे क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हें ध्यान देना है कि ये दोनों से हो सकता है, ठीक है। मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स, और वो जो वायर होना चाहिए कंडक्टिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नॉन कंडक्टिंग में तुम कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम एज द नेम रेडियो ओनली सजेस्ट, तो तुम ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। एंड जनरली द फ्रीक्वेंसी जो इनका रेंज होता है, तो याद रखना मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि रेडियो पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफी कम होगी एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गामा रेज, ठीक है। क्योंकि वाइस वर्सा होता है, अगर वेवलेंथ यहाँ पे हाईएस्ट है ना, तो फ्रीक्वेंसी इनके पास लोएस्ट होगी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है दैट इज 500 किलो हर्ट्ज टू अबाउट 1000 मेगा हर्ट्ज। जो एम होता है ना, कैपिटल एम, इसकी वैल्यू होती है 10⁶, तो इसको करके तुम याद कर सकते हो। अब यहाँ पे ए एम है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अभी किलो हर्ट्ज में 530 टू 1710 किलो हर्ट्ज। हायर फ्रीक्वेंसीज अप टू 54 मेगा हर्ट्ज आर यूज्ड इन शॉर्ट वेव बैंड्स। तो देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। बस यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है ना। या फिर ये पूछ सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी को अरेंज करने को आ सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कौन है, किसकी वेवलेंथ कौन है, और वहाँ पे मैच द कॉलम में तुम्हारा रेडियो रहेगा, अल्ट्रावायलेट रहेगा, एक्सरे रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इससे जनरली बनते हैं, ठीक है। बट तुम ऐसे याद कर सकते हो कि जो शॉर्ट वेव बैंड होते हैं दे बिलोंग्स टू द रेडियो वेव्स, या इनकी 54 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एंड टीवी वेव्स रेंज फ्रॉम 54 टू 890 मेगा हर्ट्ज। तो तुम कह सकते हो शॉर्ट वेव बैंड से थोड़ा सा ग्रेटर होता है फ्रीक्वेंसी जब तुम बात करते हो टीवी के लिए। और जब एफएम के लिए बातें करते हो, जो एफएम तुम रेडियो सुनते हो ना, पहले जो चलता था एफएम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड, तो ये एक्सटेंड करता है 58 टू 108, ठीक है, मेगा हर्ट। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बनने नहीं चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी को नहीं पूछेगा, बट एज फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। नाउ cellular phones use radio waves to transmit voice communications in the ultra high frequency। अब याद रखना ये क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है, जैसे कि तुम्हारा सेलुलर मोबाइल्स होता है वो किस टाइप फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, ऑप्शंस में रहेंगे शॉर्ट वेव बैंड्स को, एफएम को, या फिर कह देगा यूएचएफ को। तो अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि यूएचएफ होता क्या, यू माइट गेट रॉन्ग देयर, ठीक है। तो यूएचएफ होता है दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड दैट मेनली यूज फॉर द सेलुलर मोबाइल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो वेव्स। अब तुमने देख लिया इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी तुम कह सकते हो कि लोएस्ट होती है, या फिर इनकी जो वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट इन द वैक्यूम इनकी जो स्पीड होगी वो सबकी बराबर होती है, दैट इज 10 to 10⁸, ओके। नाउ कमिंग टू द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यू हैव सीन इन योर हाउसेस, ठीक है। और ये क्या होता है, दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स का दूसरा नाम क्या है, दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। अब मैंने बोला था ना कि जैसे कि रेडियो वेव्स में हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, तो उसके बाद वाले में जो उसकी वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तब तुमने देख लिया कि माइक्रोवेव को हम शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव से बोलते हैं। और इसको तुम प्रोड्यूस कैसे करते हो, इसको प्रोड्यूस करने के लिए केल्स्ट्रॉन वाल्व या फिर मैग्नेट्रॉन वाल्व होता है। तो बस तुम याद कर सकते हो, अगर क्वेश्चन बनता है तो तुम्हें आना चाहिए। और डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स होते हैं फॉर डिटेक्शन पर्पस। अब कैसे डिटेक्ट करते हैं, दैट इज आउट ऑफ आवर सिलेबस। बस टर्म्स क्या है ना डिटेक्ट करने के, वो सब तुम बस याद रख सकते हो। और यहाँ पे वेवलेंथ देखो, ये हो क्या होता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स आर लाइक द शॉर्ट रेडियो वेव्स, और इनकी जो वेवलेंथ है देख सकते हो, जहाँ पे वेवलेंथ खत्म हो रही है ना रेडियो की, वहां से माइक्रोवेव की नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। अब यहाँ पे देखो माइक्रोवेव्स में विद फ्रीक्वेंसी इन द गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो तुम याद कर सकते हो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज न्यू, दैट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज। और गीगा क्या होता है, 10⁹ के टर्म्स में होता है। एंड दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, जिसको हम केल्स्ट्रॉन या फिर मैग्नेट्रॉन, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है दैट इज गन डायोड्स। तो यहाँ पे इन तीन तरीकों से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तीनों को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब के एग्जांपल है केल्स्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स एंड द गन डायोड्स। यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ अब इनके पास होता है शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम, ठीक है। रडार्स में भी यूज होते हैं, मेनली एयरक्राफ्ट नेविगेशंस में भी यूज किए जाते हैं। और इस एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज करने का मेन रीजन ही ये है कि इनके पास क्या होता है,
इनके पास होता है शॉर्ट वेवलेंथ। तो अब इससे जर्शन रीजंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं काफी इजीली, लाइक दे विल से कि तुम्हारा माइक्रोवेव यूज होता है फॉर द रडार सिस्टम या एयरक्राफ्ट नेविगेशन, यू विल से हाँ होता है। एंड द रीजन में वो से कि वो बोलेंगे कि बिकॉज दे हैव द हाई वेवलेंथ एंड दैट इज द रीजन कि ये यूज होता है। अब तुम सोचोगे कि रेडियो के जस्ट बाद तुम्हारा माइक्रोवेव है, तो रेडियो हाईएस्ट होता है तो इसका भी हाई होगा, और तुम वहाँ पे गलत हो जाओगे, क्योंकि रडार में यूज होने का इसका कारण जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में रखा है ना, दैट इज ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ, एंड वहीं इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस क्रिएट करना सीखो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर पेपर्स। Now radars also provides the basic for the speed guns and to time fast balls। अब कैसे कैसे यूज हो सकता है, टेनिस सर्व्स, ऑटोमोबाइल्स, कहाँ कहाँ पे रडार्स का यूज होता है। Now microwave ovens are the interesting domestic applications of these waves, जिससे हम लोग खाने को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, such ovens frequencies and microwaves is select to match the resonant frequency of water molecules so that the energy form of waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecule, and this is how the microwave works। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वर्किंग को इसने काफी साइलेंटली बता रखा है। एंड फ्रॉम दिस एजर्सन रीजन क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली, क्योंकि वो बोलेंगे कि हाँ माइक्रोवेव्स के अवन जो होते हैं वो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में होते हैं, इसके जो वेव्स होते हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं, और यहाँ से वो एजर्शन बनाएंगे से हाँ यूज तो होते हैं। अब उसका जो रीजन होगा या फिर तुम उसका वर्किंग पूछता है तो उसमें ऐसे बोलेगा कि इसको सेलेक्ट इसलिए किया जाता है बिकॉज ये जो माइक्रोवेव्स है ना वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर जाते हैं, और वहां पे ये लोग इफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, एंड दैट इज व्हाई दे वर्क इफिशिएंटली। ठीक है, बिकॉज दे इफिशिएंटली ट्रांसफर्स द एनर्जी फ्रॉम द वेव्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे माइक्रोवेव्स का यूज होता है। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंफ्रारेड वेव्स। देखो अब मैं दोबारा वो निमोनिक्स बोलता हूँ। ठीक है, रेडियो डाला माइक्रोवेव में, हो गया रेड। हो गया रेड क्यों? इंफ्रारेड रेस मैं बोल रहा हूँ, आईआर को। ठीक है, हो गया रेड, फिर दिखने लगा। दिखने लगा यानी कि विजिबल। ठीक है, अब विजिबल के नीचे तुम बोल दो यूवी, फिर उसके नीचे एक्स वाई जेड, तो जेड कुछ होता नहीं है, बस वाई तक याद रख लेना। ठीक है, वाई दैट इज द गामा। ओके, नाउ कमिंग टू द इंफ्रारेड वेव्स, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेक ये डिटेक्ट कैसे होते हैं या फिर इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड का देख लिया तुमने, वेवलेंथ क्या होता है, दैट इज अराउंड 1 mm टू 700 nm। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। अब इसका जो प्रोडक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो इंफ्रारेड वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन ऑफ एटॉम्स या फिर वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रोड्यूस्ड। नाउ हाउ टू डिटेक्ट दिस? इसको डिटेक्ट करने के लिए थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। अब देखो अगर क्वेश्चंस बनता है जिसमें तुम्हें डायरेक्ट इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म दिखती है तो तुम तो डायरेक्टली सेलेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये नाम एक दूसरे से मैच करता है। बट जहाँ पे थर्मोफाइल या बोलोमीटर रहेगा वहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम ऐसे करके याद कर सकते हो टी बी। ठीक है, टी और बी, इससे ये डिटेक्ट होता है, टी फॉर थर्मोफाइल एंड बी फॉर बोलोमीटर। ओके, हाँ चलो तब देखते हैं इंफ्रा को। अब इंफ्रा में तुम डायरेक्टली सोच सकते हो कि इनका जो वेवलेंथ है वो छोटा होता होगा एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव भी और एज कम्पेयर टू रेडियो भी, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इन दोनों से बड़ी होती होगी, बिकॉज वी नो दैट जब तुम आर से लेके वाई की तरफ जाओगे तो इनकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, नाउ इंफ्रारेड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू द हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, हमने बोला था ना एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स से प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, एंड दिस बैंड लाइज एडजेसेंट, यानी कि जस्ट बगल में होता है लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम के लॉन्ग वेवलेंथ के पास पाया जाता है। तो विजिबल के लॉन्ग वेवलेंथ से तुम क्या समझते हो? विजिबल आखिर में होता क्या? विजिबल आखिर में होता है विबग्योर। ठीक है, तो अब इसमें जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग वेवलेंथ, वो है रेड वाला, यानी कि ये जो रेड होता है ना उसके पास पाया जाता है आईआर। ठीक है, एंड दैट इज वाई ये बुक ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो सकते हैं कि इंफ्रारेड जो वेव्स है वो किसके ज्यादा करीब होते हैं, रेड विजिबल के पास या फिर वॉयलेट विजिबल के पास। तब तुम वहां कंफ्यूज होते फिरोगे कि किसके पास होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि रेड के पास होते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट नियर द लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रेस। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रिफर्ड एज द हीट वेव्स, तो इसका एक दूसरा नाम है इंफ्रा का, दैट इज द हीट वेव्स, तो तुम उसको याद कर लेना। हीट वेव्स को आईआर वेव्स भी बोलते हैं, and this is because the water molecules present in most materials readily absorbs the infrared
एंड जो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, ये सभी एब्जॉर्ब करता है। तब हीट वेव्स इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी इसने रीजन बता रखा है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे पहले हाईलाइट कर लेते हैं, इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम रिफर्ड एज द हीट वेव्स, ओके, and this is because the water molecules present in most materials readily absorbed by the infrared waves, and that is why they are said as the heat waves. Now after absorption their thermal motion increases, यानी कि जब ये absorb करते हैं ना, most of the material readily absorb the infrared waves, तो इनका जो thermal motion होता है वो increase होता है, and that is why they heat up and the heat up their surrounding, दोनों को heat up कर देते हैं, and यही reason है कि इसको हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजर्सन रीजन का पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। नाउ infrared lamps are used in the physical therapy. Infrared radiations also plays an important role in maintaining the earth's warm average temperature through the greenhouse effect. ओके तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कहीं ना कहीं इंफ्रारेड जो वेव्स है वो तुम्हारे अर्थ का एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नाउ in coming to the visible light which passes relatively easy through the atmosphere and is absorbed by the earth's surface layer and re-emitted as infrared longer wavelength radiations, मतलब यही बोलता है कि जैसे कि विजिबल रेस नीचे की तरफ आया, वो दोबारा एब्जॉर्ब हुआ, वो इंफ्रारेड में कैप्चर्ड हो गया, फिर वो अर्थ के सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वरना अर्थ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे चली जाती। तो कहीं ना कहीं ये सब वेव्स हैं जो कि अर्थ के एक सर्टेन टेम्परेचर को, एक रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर पा रहे हैं। नाउ दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज सच एज CO2 एंड वाटर वेपर। तो तुम एक चीज याद रखना कि ग्रीन हाउस में जो गैस मेनली हेल्प करता है ना ग्रीन हाउस को मेंटेन करने में, दैट इज द इंफ्रारेड वेव्स। और इंफ्रारेड वेव्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल वर्किंग है, तुम कह सकते हो, दैट इज इट इज हेल्पिंग इन द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ओके। नाउ इंफ्रारेड डिटेक्टर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट बोथ फॉर मिलिट्री पर्पस, ये सब इनका यूज अब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर लाइट इमिटिंग डायोड्स emit infrared and widely used in the remote switches of household electronic system, टीवी वीडियो हाईफाई सिस्टम, ठीक है। तो अब तुम इतना याद रखना, तुम्हारे पास जो पहला वाला फोन आता था Xiaomi या Redmi का, तो उसमें एक ब्लैक डॉट सा होता था जिससे तुम अपनी टीवी या एसी को कंट्रोल कर सकते थे। तो उसमें और कुछ नहीं होता था, वो इंफ्रारेड रेज उससे निकलते थे और वो सिग्नल्स को कॉपी करके वहाँ पे वो वर्क करते थे एज सिंपली लाइक रिमोट्स, ठीक है। रिमोट में भी वही सिस्टम होता है, बट वो सिस्टम अब काफ़ी हद तक बंद हो चुका है फ़ोन से। बेसिकली वो वही चीज़ होता था, इंफ्रारेड रेज। नाउ कमिंग टू द विजुअल, एंड विजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज तुम इसको केमिस्ट्री में भी देखोगे और यहाँ पे भी देखोगे। तो विजुअल में सिंपली याद रखो विबग्योर, यहाँ पे आर की जो वेवलेंथ होती है यानी कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, दैट इज अराउंड 700 नैनोमीटर, 650 टू 700 नैनोमीटर हम लोग जनरली बोलते हैं। और यहाँ पे जो वॉयलेट होती है उसकी सबसे कम होती है, बट वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो ऐसे करके तुम याद कर सकते हो, एंड दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टू, अगर तुम भूल गए तो तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए इजी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं डायरेक्टली, और इससे क्वेश्चंस बने हुए भी हैं। तुम अगर नीट में देखो तो नीट में आई थिंक ईयर 2023 में इससे मैच द कॉलम भी आया था इसी पे पेज। तो यहाँ पे देखो, अब इसको ह्यूमन, देखो ये इकलौता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ऐसा कहते हैं कि जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है। तो ये स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट किया जा सकता है थ्रू द ह्यूमन आईज, एंड इट रन्स अबाउट 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू अबाउट 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी कि तुम याद कर सकते हो 4 से 7 × 10⁻14, ठीक है। इसके बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी है और इनकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे 700 नैनोमीटर्स रेड के पास होगा और 400 तुम्हारा वॉयलेट के पास होगा, वेरी सिंपल। नाउ विजिबल लाइट इमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। तब देखो कैसा होता है ना, कोई लाइट किसी चीज पे फॉल करती है और वो लाइट वापस हमारे आईज में जब रिटर्न आती है, देन वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। अगर वो लाइट अगर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए ना उस मटेरियल में, देन वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट, वो हमारे आंखों में वापस फॉल करती है, दैट इज वाई द वर्ल्ड इज विजिबल टू अस, एंड कहीं ना कहीं ये विजुअल रेस का ही चलते सब हो पा रहा है, ठीक है। नाउ आवर आईज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ, और हमारे आंखों में कोन्स एंड रॉड्स होते हैं जो सेल्स होते हैं, और वो भी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को डिटेक्ट करने में। फिर हमारा ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस करता है और फाइनली वी आर एबल टू सी वॉट एवर वी आर सीइंग दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम अपने बुक को देख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे सारे सेल्स एक्टिवेटेड है। नाउ डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ, एंड दैट इज वाई डिफरेंट एनिमल्स की जो देखने की क्षमता होती है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है।
और यहाँ पे स्नेक को देखो, कैन डिटेक्ट द आईआर वेव्स, स्नेक जो होते हैं आईआर वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड द विजिबल रेंज ऑफ मेनी इंसेक्ट एक्सटेंड वेल अप टू द यूवी, यानी कि अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ना, तो तुम कह सकते हो कि इंसान विजिबल तक देख सकते हैं, स्नेक इंफ्रारेड को भी देख सकते हैं, और फिर कुछ इंसेक्ट तो यूवी रेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ जंपिंग ऑन टू द यूवी रेज, देन एक्सरे गामा रे, काफ़ी इजी है, अब खत्म भी होने वाला है, ठीक है। बेसिकली देखो, यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन क्रिएट होने वाला था ना, वही अपनी निमोनिक से क्रिएट होने वाला था, जहाँ पे तुम रेडियो से लेकर गामा तक जाते हो, ठीक है, और तुम बोलते हो कि नहीं, यहाँ पे इनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है, और मेनली यहीं पे इनके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इनके जो डिटेक्शन प्रोडक्शन है काफ़ी तुम हायर साइड में जाकर देख रहे हो, क्वेश्चन इनसे बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट अगर बनती है देन यू विल बी ऑन द हायर साइड, क्योंकि तुम्हारे सही होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। Now it covers the wavelength ranging from 4 into 10 to power minus 7 meter, that is 400 नैनोमीटर, और इनकी दूसरी जो रेंज है वो 0.6 नैनोमीटर पे है। अब इतना तुम क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता नहीं है, तो उतना तुम अगर कुछ मिस भी करते हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, याद करना इतना आसान भी नहीं है चीज़ों को। नाउ यूवी रेडिएशंस आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प एंड वेरी हॉट बॉडीज, ठीक है, काफ़ी हॉट बॉडीज और स्पेशल लैम्प्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी लाइट, और कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ओजोन लेयर होते हैं इन यूवी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दीज आर थिंग्स जो कैंसरस भी होते हैं और काफ़ी हद तक हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, बट काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। नाउ बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दिस ऑब्जॉर्व बाय द ओजोन लेयर, देखो इसने उस चीज़ को भी इंक्लूड कर रखा ओजोन लेयर को, इन द एटमोसफेयर एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स, वहाँ पे ओजोन लेयर होते हैं, वहाँ पे मेनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन, ये यूवी रेस। नाउ एंड अगर तुम्हारे पास एक्सपोजर हो जाता है ना, देखो यहाँ पे लिख रखा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, वहाँ पे उन पे अच्छा इफेक्ट प्रभाव नहीं डालता। अगर एक्सपोजर हो जाता है यूवी रेडिएशन का, तो क्या कर सकता है तुम्हें, मेलानिन causing tanning in the skin, UV radiation is absorbed by the ordinary glass and hence one cannot get tanned or sunburned through the glass windows। तो तुम कह सकते हो अगर तुम्हें यूवी रे से बचना भी है ना, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ग्लासेस जो होते हैं ना, एक ऑर्डिनरी यानी सिंपल से जो ग्लास विंडोज होते हैं, कहीं ना कहीं वो तुम्हें यूवी रे से भी बचा पाते हैं, एंड सम पीपल अब्सॉर्ब द सनस्क्रीन टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस सनबर्न, ओके। नाउ welders wear special glass goggles to face mask with the glass windows to protect their eyes from the large amount of UV produced by welding arc। अब जो तुम वेल्डिंग आर्क देखते हो ना, काफी ग्रीन ग्रीन सा लाइट उससे प्रोड्यूस होता है, तुम अगर उसको डायरेक्टली देखते हो तो तुम्हें पता चलता होगा। तो लेकिन जो वेल्डिंग कर रहा होता है ना, वो आंखों पे बड़े बड़े ग्लासेस पहनते हैं ब्लैक कलर के, टोटली प्रोटेक्ट करते हैं उनकी आंखों को, बिकॉज वो जो यूवी रेस उससे काफी हायर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, किससे, उस वेल्डिंग आर्क से, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स भी हैं जो कि यूवी से प्रोड्यूस होते हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखते हैं कैसे। ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ, मैंने बोला ना वेवलेंथ डिक्रीज होते जाता है फ्रॉम रेडियो टू इंफ्रा, तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ में और ज़्यादा रिड्यूस हो गया यूवी में। सो यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी नैरो बीम्स ऑफ हाई प्रिजन एप्लीकेशंस लाइक लेसिक लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमायोसिस आई सर्जरी। अब जिन लोगों को स्पेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, पावर लगाने पड़ते हैं आंखों में, और उनको लगाने का मन नहीं होता है, वो इन प्रोसेस से अपने आंखों की सर्जरी कराते हैं, दैट इज लेसिक, और उनसे उनका चश्मा परमानेंटली भी चला जाता है कई केसेस में, ठीक है। तो उस चीज में भी यूवी का यूज हो रहा है, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे भी यूवी रेस का यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे बायोलॉजी से लिंक्ड है, ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम और समथिंग, तो अगर वहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करना होता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को वो टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग इज कनेक्टेड टू योर बायो प्लस योर फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे क्लिनिकल स्किल्स में भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्लेज एन प्रोटेक्टिव रोल, बिकॉज ये क्या करते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हार्मफुल वाले रेस को, और ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का जो पीछे जो केमिकल है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मेनली तुम्हारे रेफ्रिजरेटर्स और एसी में होता था, बट अब काफ़ी हद तक इसको हटाया जा चुका है, ठीक है। इसको हम लोग फ्रीऑन भी बोलते हैं, इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और इस चीज़ के लिए तुम्हारे को एक मीटिंग भी हुई थी ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि तुम्हारे बायोलॉजी में है। नाउ कमिंग टू द एक्सरे। अब एक्सरे तुम काफ़ी कॉमनली जानते होगे, बोन फ्रैक्चर्स में जो सबसे पहला चीज़ होता है, और एक्सरे जो होता है ना बोन फ्रैक्चर में किए जाते हैं, एंड दिस थिंग इज हार्मफुल टू, क्योंकि बार बार एक्सरे कराने से हमारे शरीर के जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
अगर तुम जैसे कि हर दूसरे दिन जाके एक्सरे करा रहे हो, बार बार करा रहे हो, बार बार करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो एक्सरे में एक सर्टेन गैप रखना अगर एक्सरे कराना भी पड़ता है तो। नाउ बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब याद रखना इस एक्सरे में जो वेवलेंथ है ना वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी हायर साइड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सरे है, नाउ फैमिलियर विद द एक्सरे बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन, इट कवर्स द वेवलेंथ अबाउट 10⁻⁸ दैट इज 10 नैनोमीटर। तो तुम याद रखना जो एक्सरे होता है ना वो 10 नैनोमीटर होता है, या तुम कह सकते हो एक्सरे जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ऐसे करके तुम इसको याद कर सकते हो इसके वेवलेंथ को, ओके। वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे इज टू बॉम्बार्ड अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो तुम्हें याद करना है एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए तुम बॉम्बार्ड करते हो मेटल टारगेट को बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एंड दिस आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक टूल्स इन द मेडिसिन एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स। यहाँ पे एक्सरे जो यूज होता है, ठीक है। And because X-ray damage and destroy the living tissue of the organism, care must be taken to avoid unnecessary exposure, ठीक है। अब जैसे कि तुम देखते हो ना जब वो एक्सरे टेक्नीशियन होता है हॉस्पिटल्स में जो होते हैं, वो जब एक्सरे निकाल रहे होते हैं तो वो जो तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं या जो तुम्हारे फैमिली मेंबर साथ में होते हैं उनको बोल देते नहीं बाहर जाओ, इनका अकेले साथ में होगा, अकेले मतलब एक्सरे निकालते वक्त। तो यू माइट बी थिंकिंग कि इनको बाहर क्यों कर देते हैं, इसलिए बिकॉज जब उस एक्सरे रूम में इतना हाई एक्सपोजर होता है ना, तो वो वहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसके जो लिविंग टिश्यूज हैं वो डेड हो सकते हैं, उसमें म्यूटेशन हो सकती है और कैंसर सेल्स इंड्यूस हो सकते हैं। अब जो बीमार है उसमें भी इंड्यूस हो सकते हैं बट उसको तो नेसेसरी है, ठीक है। और जो एक्सरे कर रहा होता है टेक्नीशियन, तुम उसको देखते होगे वो काफी मोटा शील्ड सा पहनता है अपने चेस्ट एरिया पे पूरा कवर करते हुए, बिकॉज उनको तो पूरे दिन खड़ा रहना होता है। सो दैट इज वाई टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सपोजर वो प्रोटेक्टिव शील्ड्स पहनते हैं, वो मटेरियल से बने होते हैं जो एक्सपोजर इंटर नहीं करने देते शरीर में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द गामा रेस, अब याद रखना गामा रेस को तुम ऐसे डोनेट करते हो, ठीक है। और ये जो गामा रेज हैं प्रोड्यूस कैसे होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लीस्ट होती है एज कम्पेयर टू, अब तुम देखो रेडियो से तो काफ़ी छोटी होती है बट इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करते हैं, दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज, देखो तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो ऑफकोर्स दे विल इन द हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इनकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10 मीटर टू लेस देन 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लोअर होगी 1 एंगस्ट्रॉम से, और जो एक्सरे की होती है ना वो अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम होती है। नाउ ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से भी प्रोड्यूस होते हैं एंड दिस आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। गामा रेस का यूज कहाँ पे होता है, कैंसर थेरेपी में यूज होता है मेनली, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का यहाँ पे समरी दे रखा था जिसको हमने कुछ देखा था और कुछ यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब देखो तुम काफ़ी इजीली देख सकते हो, जैसे तुम्हारे विजुअल रेंज का 700 नैनो टू 400 नैनो है, यूवी का और डिक्रीज हो गया 400 नैनो से 1 नैनोमीटर, एक्सरे का और डिक्रीज हो गया 1 एंगस्ट्रॉम के पास चला गया और गामा 1 एंगस्ट्रॉम से भी नीचे जा चुका है, ठीक है। अब इनके प्रोडक्शन को हमने देख लिया था अपने टॉपिक्स में ही, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना, और विजुअल को तुम डिटेक्ट कर सकते हो आई से, फोटो सेल से, ग्राफिक फिल्म से, यूवी को डिटेक्ट कर सकते हो फोटो सेल से। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन देखना, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं ना फोटो सेल्स, तो फोटो सेल्स तुम्हारे डिटेक्ट कर लेते हैं विजुअल रेज को भी और यूवी रेज को भी, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म्स दोनों, ठीक है। यहाँ पे दोनों लाइट और यूवी लाइट दोनों को डिटेक्ट कर लेते हैं, ओके। नाउ फोटोग्राफिक फिल्म्स अगेन एक्सरे को भी डिटेक्ट कर रहे हैं, आयनाइजेशन चैम्बर। तो यहाँ पे चलो एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स ऐसे करके तुम याद कर लो, फिल्म, दिस आर एबल टू डिटेक्ट द विजिबल रे, यूवी रे एंड ऑल्सो द एक्स रे, ये तीनों को डिटेक्ट कर पाते हैं। एंड यहाँ पे जो विजिबल और यूवी को फोटो सेल्स भी डिटेक्ट कर पाते हैं, फोटो सेल्स, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारे आईज हैं वो सिर्फ विजुअल को डिटेक्ट कर पाते हैं। नाउ वी आर ओवर विद दिस चैप्टर, अब हमारे पास समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर है। देखो इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट तो था नहीं ज़्यादा, बिकॉज ये सिर्फ तुम्हारी थ्योरी के पोर्शंस थे, यहाँ पे बस तुम्हें कनेक्ट करना था और कैसे तुम याद कर सकते हो उस चीज़ों को सीखना था, ठीक है। और देखो ये चैप्टर बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, बट एक चीज़ को ध्यान देना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर तुम किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से देखते हो जो एक जो सर्टेन नोट्स होते हैं वो सभी को देते हैं, तो सोचो कि वहाँ पे 6-7 लाख बच्चे हैं,
तो वहाँ पे 1 लाख बच्चे भी तो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे ना उस एग्जाम को लेके। और तुम्हारे पास तो सीट्स कितनी होती हैं, 20-25 हज़ार मान लो, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। तो तुम्हें अंडर 20,000 25,000 आना है एंड यू आर प्रिपेयरिंग द थिंग जो सारे बच्चे कर रहे हैं, तो तुम उनसे आगे कैसे हो? नहीं हो आगे, बिकॉज तुम कहीं ना कहीं अगर उस लेवल के क्वेश्चन आए तो तुम कहीं हजारों रैंक पीछे चले जाओगे। सो रीडिंग द एनसीईआरटी बुक, रीडिंग द समरी पॉइंट्स टू पॉइंट, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, तुम्हें वो एक्स्ट्रा एज देता है उन सारे बच्चों से जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सर्टेन कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर सर्टेन लेक्चर्स को देख रहे हैं। सो अगर तुम्हें बाकियों से आगे रहना है तो बाकियों से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस लेक्चर्स आर इम्पोर्टेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब समरी में देखो क्या है। अब यहाँ पे समरी में हमने सब कुछ देख रखा है, फास्टली देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। मैक्सवेल फाउंड द इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर्स लॉ, हमने लेक्चर 1 में देखा था कैसे उन्होंने पाया और उसको ठीक कैसे किया, और उनकी इनकंसिस्टेंसी को बताने के पीछे हेल्प करा था डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता कहाँ पे? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में होता है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है दैट इज ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम कैसे डिनोट करते हो? तो इसको इस फॉर्मूले से तुम डिनोट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, इसको तुम कैसे लिखते हो? इस फ्लक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई को तुम लिख सकते हो ई ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी टी, ये दोनों आपस में टक्कर खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये चीज होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे करना है, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिख रखा है, एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एग्जैक्टली सेम वे एज द कंडक्शन करंट, ठीक है। तो कंडक्शन करंट आईसी होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होता है, ठीक है। कंडक्शन करंट लिंक्ड है तुम्हारे एम्पियर्स से, एम्पियर्स के लॉ से, और ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे वायर्स होते हैं वहां पे होता है। बट जहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं होता है, दैट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। एंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंडक्शन करंट टोटली जीरो होता है, बिकॉज दैट इज नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और वहां पे हम लोग आइडियल कैपेसिटर की बातें करते हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हर जगह दोनों पाए जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मिनिमल तो पाए ही जाएंगे, लेकिन आइडियल केसेस में हम लोग नहीं लेते। नाउ टॉपिक 2, दैट इज एन एक्सिलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ऑक्सिलेटिंग हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी म्यू प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो अब एक चीज को ध्यान देना, एक्सिलरेटिंग चार्ज हो या फिर एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज हो, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इस चीज को भी हमने थ्योरी में देख रखा था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नाउ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस चीज को तुम हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ पॉइंट नंबर 3 को देखो, electromagnetic waves with wavelength of the order of few meters were first produced and detected in the laboratory by the Hertz and thus verified the basic prediction of the Maxwell equation। तो यहाँ पे हर्ट्ज को इन्होंने इंक्लूड कराया, तो हर्ट्ज ने क्या करा था? हर्ट्ज ने बस डिटेक्शन यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था कि हाँ मैक्सवेल की बातें सही हैं, ठीक है। और फिर हमारे जेसी बोस थे, उन्होंने भी करा था थ्रू द इंडिया, बट हर्ट्ज जो थे वो फॉरेन साइंटिस्ट थे, तो इनकी बातें ज़्यादा बड़े स्तर पे लोगों तक पहुंची एज कम्पेयर टू जेसी बोस, ठीक है। जेसी बोस अपने कोलकाता के थे। Now point number 4, electric and magnetic field oscillate sinusoidally in space with time in an electromagnetic wave। अब यहाँ पे इनके इक्वेशंस को दे रखा और इनके इक्वेशंस को हमने काफी बेहतर तरीके से देख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है। अभी ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ई नॉट साइन है एंड 2 पाई यहाँ पे जेड की वैल्यू में ले रखी है, यहाँ पे देखो के जेड ओमेगा टी है ना, तो ये जेड एक्सिस है, इस चीज को ध्यान रखना। आप कई बार तुम के एक्स भी देखते होगे, तो वहां पे वो एक्स है ना, वो एक्सिस होती है, और वहां पे हमें देखने के लिए बस एक चीज होता है, वहां पे हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में लेके देखते हैं, जहाँ पे एक में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, एक में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, एक में वेव का प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में होता है वहां से परपेंडिकुलर होता है, और वहीं से हम लोग इस चीजों को देख पाते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे जो के होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। दैट्स नथिंग टफ, हमने काफी बेहतर तरीके से इसको देख रखा है। एंड एक जो हमारे पास फॉर्मूला मिलता था यहाँ पे, ये वाला, इस चीज को भी हमने देख रखा था कैसे हमें याद करना है लेक्चर 1 में काफी अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग चलो एक बार और ड्राइव करके देख लेते हैं, फोर्स से हम लोग निकालते थे इसको, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू ई एंड फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहाँ पे Q और Q को कैंसिल कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू बी। अगर तुम यहाँ पे अब वैक्यूम में बातें करते हो तो V की जो वैल्यू होगी वो C के बराबर होगी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया E, तो वैक्यूम के लिए तुम E नॉट और B नॉट लगा दो।
एंड सेम थिंग इज रिटन हियर, ठीक है। तो ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। नाउ यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दोनों दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है क्योंकि ये वैक्यूम में है, ठीक है। बट जब ये वैक्यूम में नहीं रहता है ना, तो इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती, उससे थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन और म्यू लिखा हुआ है जो कि परमिटिविटी और परमिबिलिटी को डोनेट कर रहा है। और इस चीजों को भी हमने काफी बेहतर तरीके से तुम्हारे टेक्स्ट में देख रखा था। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट इट शोज द डुअलिटी, जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर रखा है, मॉडर्न फिजिक्स में हमने देखा है ऑलरेडी। बट यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पे है तो इसने यहाँ पे फोकस करा है। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो वैक्यूम में होता है। बट जब वो वैक्यूम में नहीं होता है तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सी के बराबर नहीं होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती है, ठीक है। Now point number 6, the spectrum of electromagnetic waves stretches in principle over an infinite range of wavelengths, ठीक है। तो इस चीज को तुम हाईलाइट कर सकते हो कि इनकी जो प्रिंसिपल होती है वो स्ट्रेच करती है टू द इनफिनाइट रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड डिफरेंट रीजन इज नोन बाय देयर डिफरेंट नेम, जहाँ पे एक्सरे, गामा, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, तुम ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक सर्टेन अपने तरीके से होती है, अब इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तुम चेक इस तरीके से चेक कर सकते हो। तुमने उसके निमोनिक्स को कैसे याद करा है? जैसे मैंने अपने टाइम पे याद करा था, मैंने रेडियो से लेके गामा तक याद करा था, ठीक है। रेडियो डाला माइक्रोवेव में, हो गया रेड दिखने लगा, यूवी एक्स वाई जेड। तो रेडियो से लेके गामा तक उसकी जो वेवलेंथ थी वो डिक्रीज करती थी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती थी, और वहीं पे तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। They interact with the matter by the electric and magnetic field which sets in oscillating charge present in all matter। तो तुम्हें पता है ऑक्सीलेटिंग चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। And the detailed interaction and so the mechanism of absorption, scattering etc depend upon the wavelength of the electromagnetic wave। तो इस पॉइंट को तुम हाईलाइट कर लो। इनके जो मैकेनिज्म है जिसमें अब्जॉर्प्शन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे अब्जॉर्ब हो रही हैं, स्कैटर कर रही हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती है उनके वेवलेंथ पे, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम, यानी कि इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती हैं, पहला उनके वेवलेंथ पे और दूसरा एटॉम और मॉलिक्यूल जो है उनके नेचर पे, ठीक है, कि वो किस मीडियम में। नाउ वी आर डन विद द तुम्हारा जो समरी है उस पॉइंट से, बिकॉज समरी में कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, वो सिर्फ एक निचोड़ होता है तुम्हारे पूरे चैप्टर का, और तुमने ऑलरेडी पूरा चैप्टर देख रखा है, सो इट्स नथिंग टफ। बट पॉइंट्स ऑफ पॉइंटर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें कुछ नए पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या नए पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे होता है? वो होता है उनके वेवलेंथ पे और वो होता है उनकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। नाउ अब वो वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, समरी में भी दोबारा बताया था, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और वो डिफर कैसे करते हैं? डिफर करते हैं मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द मैटर, बिकॉज सबका नेचर अलग होता है, कौन किस तरीके से बिहेव करता है उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट एक्सेलरेटेड चार्ज के अलावा ऑक्सीलेटिंग चार्ज भी वो चीजों को कर देता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। Now the wavelength of the electromagnetic wave is often correlated with the characteristic size of system of radiates। अब यहाँ पे वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जो लाइन था। Now गामा रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है 10 के पावर -14 से लेकर 10 के पावर -15 तक होता है, ठीक है। और तुम्हें पता होता है ना गामा जो होता है, जो वाई से हम लोग वाई की तरह दिखता है ऐसा, ठीक है। इनका जो होता है वेवलेंथ वो काफी लोअर साइड होता है, बिकॉज यू नो रेडियो से गामा की तरह वेवलेंथ सिर्फ डिक्रीज होती है, बट इनका फ्रीक्वेंसी हायर साइड होता है, याद रखना। नाउ एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम हेवी एटॉम्स। अब एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है हमने देख रखा था ऑलरेडी, एक्सरेज को प्रोड्यूस करते थे थ्रू द बॉम्बार्डमेंट, और यहाँ पे ये हार्मफुल भी हो सकता है बिकॉज एक्स्ट्रा एक्सपोजर यूजफुल नहीं होता था इंसानों के लिए। नाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, इसको हमने देख रखा था रेडियो वेव्स के टॉपिक में। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना कैन मोस्ट efficiently radiates waves having wavelength of about the same size as the antenna। तो तुम इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिटिंग एंटीना के बारे में हमने नहीं देखा था, तो वो वेवलेंथ किस तरीके के वेवलेंथ को सबसे अच्छे तरीके से ट्रांसमिट कर पाता है, जिसकी वेवलेंथ मैच कर दी, यानी कि वो ऑलमोस्ट सेम हो एंटीना के साइज से, ठीक है। नाउ विजुअल रेडिएशन इमिटेड बाय द एटॉम्स इज हाउएवर मच लॉन्गर इन वेवलेंथ देन द एटॉमिक साइज। तो इस पॉइंट को भी तुम हाईलाइट कर लो। Visible radiation emitted by atom is however much longer in wavelength than the atomic size, because visible का जो रेंज होता है वो हमारे ह्यूमन आई से डिटेक्टेबल होता है, तो तुम सोच सकते हो वो क्या रहती होगी, ठीक है। दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर्स के बीच में रहता है।
नाउ आईआर वेव्स के बारे में भी हमने देखा था, जो हमारे हमारे रिमोट कंट्रोल्स में मेनली होता है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर होती है देन द विजिबल लाइट। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि तुम्हें पता है ना, दिखने लगा इंफ्रारेड के बाद विजिबल आता है, जो हमारी निमोनिक्स था उसमें, तो वहां पे उनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती थी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पे इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी विजिबल से, एज ऑब्वियस, बट इनकी वेवलेंथ हायर होगी विजिबल से, ठीक है। Now vibrate not only in electrons but entire atom or molecules of the substance. अब ये उतना important कुछ है नहीं. The vibrations increasing the internal energy and consequently the temperature of the substance. और इसी कारण से इसको हीट वेव्स बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए नहीं बोला इसको बिकॉज इस हीट वेव के बारे में हमने ऑलरेडी अपने टेक्स्ट में देख रखा है काफी डीपली, ठीक है। तो इस पॉइंट टू पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था नहीं। अब लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। The center of sensitivity of our eyes coincided with the center of wavelength distributions of the sun, or this is because the human have evolved the visions more sensitive to the strongest wavelength from the sun. अब ये बता रहा है कि कैसे हम लोग ह्यूमन आई हमारा डिटेक्ट कर पाता है ना किसी सर्टेन रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम को। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन ये बोल रखा है, इट इज बिकॉज ह्यूमन हैव इवॉल्व द विजन मोस्ट सेंसिटिव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द सन, ठीक है। और इसका रीजन ये भी तुम बोल सकते हो, the center of sensitivity of human eye coincide with the center of the wavelength distribution of the sun, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान देना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर एंड यहाँ पे कुछ टफ नहीं था इस चैप्टर में उतना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया लेक्चर 2 बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड बाय।